गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 68। डेट है 16/12। सॉरी, मैं 2-3 वर्कशीट्स आपकी मेरी मिस हो गई। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, काफ़ी बीमार थी मैं। नाउ आई एम बेटर। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने जूम पे मुझसे ली थी मीटिंग, हम लोगों ने ले ली थी और उन वर्कशीट्स को डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको फिर भी कोई गैप रह गया हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अगर कहेंगे तो मैं बना भी दूंगी वीडियो। ठीक है, एज यू से। स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए है साइंस का, जीव जनन कैसे करते हैं। पिछली क्लास में एक्चुअली अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें कि 2 लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें हम लोगों ने विखंडन के बारे में पढ़ा था, बडिंग पढ़ा था, फिजन पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, मल्टीपल फिजन पढ़ा था। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। मतलब जब मनुष्य जो है उसमें जब बच्चा टीनेजर में आता है तो उसके अंदर जो है नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों की आकृति में, शेप में भी चेंज होता है और फंक्शनिंग में भी चेंज होता है। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। और ये किसकी वजह से चेंजेस होते हैं? जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो उनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है। मतलब एकदम से जैसे बच्चों की हाइट वाइट बढ़नी शुरू हो जाती थी तो थोड़ा उसमें चेंज आ जाता है। जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहा जाता है। मतलब यौवन आरंभ कहा जाता है। नर और मादा युग्मक जननांगों में उत्पन्न होते हैं। मतलब जो नर और मादा के जो सेल्स हैं, मतलब जो गैमीट्स हैं, वो टेस्टिस में और ओवरी में उत्पन्न होते हैं। टेस्टिस में होते हैं मेल्स में और ओवरी में होते हैं फीमेल्स में। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब नर के जनन काल के दौरान मतलब जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है मेल का वो हमेशा जीवन भर ही रहता है। ठीक है, उसके जो स्पर्म्स होते हैं या फिर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो पैदा होते रहते हैं। लेकिन मादा या लड़कियों में रजोदर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। मतलब जो लड़की टीन एज में आती है तो उसके जो है एग्स की फॉर्मेशन शुरू होती है, मतलब एग्स जो है मैच्योर होना शुरू होते हैं, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये अंडाणु जो हैं ये उसके बाद उसकी उत्पत्ति रुक जाती है। ठीक है, इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं, और इस स्थिति को हम मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। नर जनन अंग। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। व्हाट इज एक्चुअली अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द क्यूमुलेटिव थिंग ऑफ ऑल दी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं उनको, जो टेस्टिस हो गए, उनसे रिलेटेड हार्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र जिसे कहते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, और इनका निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है शुक्राणु का, स्पर्म्स का। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये जो होते हैं ये बॉडी के बाहर थोड़ा होते हैं और वृषण कोण में स्थित होते हैं। मतलब टेस्टिस का एक कोश जैसे होता है उसको, वहाँ पर ये होते हैं। इसका कारण ये है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। एक्चुअली जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसकी वजह से टेस्टिस जो होते हैं वो बाहर होते हैं ताकि उनको बॉडी से कम टेम्परेचर मिले। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। जो मेल में हम लोगों को जो लड़कों के अंदर चेंजेस नज़र आते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। मतलब जो ये स्पर्म्स आते हैं इनकी ट्रैवलिंग कैसे होती है? शुक्र वाहिकाओं द्वारा।
शुक्र वाहिकाएं मतलब जो कैरियर्स होते हैं, जो पाइप्स होती हैं, ठीक है, जो शुक्राणुओं को ले जाती हैं, उनको शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ से, जहाँ से यूरिनेशन होता है, जहाँ से मूत्राशय आता है, वहीं से जाकर मिल जाती हैं और संयुक्त नली के रूप में हमें दिखाई देती हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। मतलब मेल्स में जो यूरिन का जो पास करने का और स्पर्म के पास करने का जो एग्जिट है वो एक ही है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिनमें शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। जो स्पर्म्स है वो एक लिक्विड मीडियम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, तो इसकी वजह से इनका जो पैसेज है वो इजीली हो जाता है। साथ ही ये स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है और ये उनको न्यूट्रिशन भी देता है, राइट। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं। जो स्पर्म्स हैं वो बड़े छोटे होते हैं, सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इसमें कौन से पदार्थ होते हैं? डीएनए के पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। स्पर्म का जो होता है एक हेड होता है और टेल होती है, और जो उसका हेड होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और ये इसका टेल पोर्शन होता है जिससे कि ये मूवमेंट करता है और जो कि ये मादा जनन कोशिका की तरफ तैरने में सहायता करता है, राइट। तो ये था हमारा नर जनन अंग। अब हम करेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में हम लोगों का मेन जो है वो है कि जो यहाँ पे अंड कोशिका का निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। ये देखिए यहाँ पे अंडाशय में होता है, राइट। और ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पादित करती है, और इसका काम क्या कर रहा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालना। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। अच्छा, जब लड़की का जन्म होता है तो उसमें एग्स होते हैं, वो चाहे इमेच्योर्ड होते हैं। जैसे कि मेल्स में स्पर्म्स तब डेवलप करते हैं जब उनकी 14-15 साल की उम्र आती है, लेकिन लड़कियों में जन्म के समय ही अंडे होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं, दे आर नॉट मैच्योर्ड। यौवना आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। जब लड़की थोड़ी बड़ी होने लगती है तो ये एग्स मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। मतलब दोनों में से जो ये दो अंडाशय है ना, ये एक ये रहा, एक ये रहा, तो इनमें से एक अंडाशय द्वारा हमेशा एक माह में एक अंड जो होता है, एक एग जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। और जो ये अंडवाहिका होती है, मतलब जो ये ट्यूब होती है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये वाली फेलोपियन ट्यूब भी दिखाई दे रही है, ये गर्भाशय तक चली जाती है, ठीक है। मतलब इसमें जो अंड हैं वो गर्भाशय तक चले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। और ये जो ओपन होती है वो क्या होती है? गर्भाशय में जाकर ओपन होती है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, और जो ये गर्भाशय है वो कहाँ खुलता है? योनि में, ठीक है। शुक्राणु और जब एंटर करते हैं तो वो ये योनि मार्ग से ही एंटर करते हैं। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां ऊपर की ओर यात्रा करके वो अंडवाहिका पहुंच जाते हैं। शुक्राणु फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडवाहिका में पहुंच जाते हैं, राइट, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं, जहां पे जो अंडे निकले होते हैं, अंड होते हैं, उनसे वो मिलते हैं। जो निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। अब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, क्योंकि स्पर्म चला गया, स्पर्म से फ्यूज़ हो गए एग्स, तो उसके बाद क्या बन गया? भ्रूण बन गया, ठीक है, एक मिनिएचर बेबी बन गया बेसिकली। तो ये जो भ्रूण है वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में, राइट, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है, जहाँ पे वो जाइगोट बनता है, जिसे युग्मनज कहते हैं, और वो डिवाइड करता है। डिवाइड करते करते वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब एक स्मॉल बेबी बन जाता है, और उसके बाद उनके अंगों का भी विकास हो जाता है, राइट। तो माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। हमारी जो बॉडी फीमेल की बनी हुई है वो इसी हिसाब से बनी हुई है कि जिस हिसाब से उसके अंदर आराम से बेबी रह सकता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसके लिए हर महीने जो है वो हर लड़की की जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है कि कब अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उस बच्चे की पूरी तैयारी हो, पूरा पोषण हो। उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है, जो उसके अंदर की लेयर्स हैं, ये वाली एंडोमेट्रियम की जिसको कहते हैं, वो मोटी हो जाती हैं,
ठीक है। तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है, और रुधिर प्रवाह मतलब जो ब्लड सेल्स, ब्लड कोशिकाएं हैं वो भी जो हैं उनमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, जिससे कि क्योंकि भ्रूण को एक माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। सभी को पता है कि हमारी बॉडी में एक संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये तश्तरी नुमा होती है, और ये एक ऐसी संरचना है जो कि गर्भाशय में होती है। कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है, और यहाँ से माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है, जिससे कि बच्चे को खाना पीना सब उसको मिल जाता है। वह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक क्षेत्र प्रदान करते हैं। मतलब प्लेसेंटा एक ऐसी जगह है जहाँ से माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है। विकासशाली भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब देखो, अगर खाना जा रहा है तो अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होंगे, तो उनका निपटान भी प्लेसेंटा के माध्यम से रुधिर से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, तो मतलब अच्छे पदार्थों का अंदर जाना और गंदे पदार्थों का बाहर जाना, ये काम प्लेसेंटा का होता है। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन आंसर्स एक बार देखते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण का आपको कार्य लिखना है। तो वृषण का आपको मालूम है कि कार्य क्या होता है। शुक्राणु वहीं से उत्पन्न होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण वहीं से होता है। शुक्र वाहिकाएँ क्या होती हैं? जो कि शुक्राणु को लाने का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था। अंडाशय कहाँ होता है? जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने नर मादा उसमें तंत्र में ये रहा अंडाशय, जहाँ पे अंड का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर है अंडवाहिका। अंडवाहिका जिससे कि अंडे जो हैं वो नीचे गर्भाशय तक जाते हैं। फिर है गर्भाशय। गर्भाशय वो ऐसी जगह है जहाँ पे भ्रूण स्थापित होता है। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक तश्तरी नुमा एक ऐसी कनेक्शन है जिससे माँ और भ्रूण का कनेक्शन होता है। राइट, फिर उसके बाद है वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि उनको बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री से कम चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो बाहर की ओर हैंग होते हैं। फिर है भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो ये सारा इधर आ जाएगा कि गर्भाशय में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये लास्ट का पैराग्राफ सारा आ जाएगा कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, रुधिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये सारा पैराग्राफ इसी में अंदर आ जाएगा। फिर है कि मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो निषेचन होता है अंडवाहिनी में, हम लोगों ने यही पढ़ा था। ठीक है, या जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहाँ पर होता है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड प्लीज